हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? चलिए, तो अभी आपका पॉलिटी का डिस्कशन होना है, कॉमन पेपर का। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में विचार कीजिए। दो कथन आपके पास दिया हुआ है और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। दो कथन दिया हुआ है, नहीं ज्योग्राफी का भी नहीं हुआ है, ज्योग्राफी का इसके बाद होगा। पहले पॉलिटी हो जाएगा, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का डिस्कशन होगा। चलिए देखते हैं। इसने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का विस्तार किया। दूसरा, इसमें 6 प्रांतों में से एक सदनीय विधानमंडल और 5 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, अगर बात करें भारत परिषद अधिनियम 1935 की, तो इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। संविधान जो अभी हमारा वर्तमान में है, संविधान का ब्लूप्रिंट भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चीज जो हमारे संविधान में लिया गया है, मैक्सिमम चीज यहीं से लिया गया है, इसीलिए इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहां से आपका राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति ये सही है, और इसी में 6 प्रांतों में से एक सदनीय विधानमंडल और 5 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था, ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों का दोनों कथन सही है। ठीक है, 1935 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है ये बताना है। कितने कथन सही हैं ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा 112 का आंसर। देखिए, पहला क्या है? भारत का संविधान अपराधियों को दंड देने का आधार प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, जो भी अपराधी हैं उनको दंड देने का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है, भारतीय संविधान सभा में शामिल सदस्यों का चयन सार्वभौमिक मताधिकार पर हुआ था। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन कि वर्तमान में मताधिकार जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। मताधिकार जो है ये अभी हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। तीसरा है, भारत का संविधान परामर्शदात्री समिति तथा प्रारूप समिति द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सही है? एक से ज्यादा सही है। एक से ज्यादा यानी तीनों है, तो तीनों आपका नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, एक से ज्यादा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य इसमें थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया? अच्छा, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहां से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। ठीक है, इसमें बस एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? बस एक बार इसमें अब तक संशोधन हुआ है, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक बार संशोधन हुआ, और कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। उसके बाद अभी तक एक बार भी इसमें संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा क्या पूछ रहा है? किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई? 3 तरह के न्याय की बात की गई है। 3 तरह के न्याय की बात कौन कौन है? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय है। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है, सी धार्मिक बिल्कुल सही है। ठीक है, धार्मिक न्याय की बात हमारे संविधान में नहीं की गई है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। ठीक है, न्याय की बात करें तो हमारे प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात है। एक आपका सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और
तीसरा राजनीतिक न्याय, तीसरा कौन सा है, तीसरा राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अच्छा, कितने तरह की स्वतंत्रता की बात है, तो स्वतंत्रता 5 तरह का है। कितने तरह की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। इस 5 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन हमारे संविधान में की प्रस्तावना में किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है रियासत या रजवाड़े, ठीक है, कि भारतीय संघ में विलय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा कथन सही नहीं है। रियासत की बात की गई है। जब भारतीय संघ में विलय किया जा रहा था स्वतंत्रता के बाद, जो रियासत शामिल नहीं हो रहे थे तो उन्हें शामिल करने के लिए भारत के संविधान के द्वारा रियासती विभाग का गठन किया गया था, जो कि 5 जुलाई 1947 को किया गया था। कब, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी, रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, सरदार पटेल। किन्हें बनाया गया इसका अध्यक्ष, रियासत विभाग का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। सरदार पटेल के ही अध्यक्षता में हर रियासत को मिलाने की जिम्मेदारी ली गई थी। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। चलिए अब इसका पढ़िए क्या क्या है। पहला है जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का विलय कराने में कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये आपका सही है। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासत जो है, इस तीनों को मिलाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पे, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के आधार पे और कश्मीर को विलय पत्र पर सिग्नेचर करवाकर भारत में मिलाया गया था। ठीक है, हैदराबाद की रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में समाहित किया गया था। उसके बाद है भोपाल का विलय भारत में सबसे अंत में हुआ था। ठीक है, अच्छा भोपाल जो है, भोपाल में भी आपका क्या हुआ, भोपाल में भी बहुत कठिनाइयां हुई थी, भोपाल में भी बहुत ज्यादा कठिनाई हुई थी और लास्ट में 1 मई 1949 को भोपाल अंततः शामिल होने के लिए माना था। ठीक है, अंततः शामिल होने के लिए माना था, फिर बाद में मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो एक शहर बना था। चलिए सबसे अंत में शामिल हुआ, ये बात आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, बी। हैदराबाद का रियासत को, हैदराबाद की रियासत को जनमत संग्रह के आधार पे नहीं, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे शामिल किया गया था ऑपरेशन पोलो चलाकर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर। ठीक है, और कश्मीर का विलय कैसे किया गया था, कश्मीर का विलय आपका सिग्नेचर करवाकर, ठीक है, विलय पत्र पर सिग्नेचर करवाकर करवाया गया था। और भोपाल का भी विलय, भारत में भोपाल का भी विलय जो सबसे अंत में करवाया गया, वो सिग्नेचर के द्वारा ही करवाया गया था, सिग्नेचर के द्वारा ही करवाया गया था। क्लियर है। 1 मई 1949 को भोपाल का हुआ था सबसे अंत में, 1 मई 1949, डेट भी लिख ही लेंगे, 1 मई 1949। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। कितने कथन सही नहीं है ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा 115 का। चलिए कितने कथन सही हैं बताना है, देखते हैं। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में अधिकार का उपभोग करता है किंतु कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत है कि अगर आपको संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अधिकार आपको दिया गया है, तो वहीं पे हमारे संविधान में भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य की भी व्यवस्था है, मौलिक कर्तव्य की भी व्यवस्था है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी है और इसके अनुसार मौलिक कर्तव्य भी हमें मानना चाहिए। ठीक है, बाध्य नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग
4 के क में, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, 4 के ए या क कह सकते हैं, ठीक है। इसे जोड़ा गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए में। किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था हमारे संविधान में, ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 11 है, लेकिन उससे पहले जब जोड़ा गया था तो कितनी थी? 10 थी, ठीक है। तो ये कथन आपका क्या हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। जहां हमें अधिकार मिलता है वहां हमें कर्तव्य भी मिला हुआ है, कर्तव्य भी मिला हुआ है। आगे, नागरिकता व्यक्तिगत नागरिक की विशेषताओं पर ध्यान करती है। व्यक्तिगत नागरिक की विशेषताओं पर ध्यान क्यों करेगी? हर नागरिक की विशेषताओं पर ध्यान किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हुआ। चलिए, तीसरा है, भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। ये बात भी गलत है। मान लीजिए कोई विदेशी आकर कुछ दिन भारत में निवास कर रहा है तो क्या वो भारत का नागरिक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कथन भी गलत है, तीनों कथन गलत है। तो कितने कथन सही है ये पूछा है, कितने कथन सही है? एक भी सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इस तीनों स्टेटमेंट को बारीक से पढ़ेंगे, तीनों को बारीकी से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तीनों को बारीकी से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होगा। चलिए, अच्छा, मौलिक कर्तव्य जोड़ा किस संशोधन के द्वारा गया? जब मूल संविधान में नहीं था तो किस संशोधन के द्वारा? 42वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का सही व्याख्या कर रहा है? ये बताना है, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का सही व्याख्या ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा? A, B, C, D। पढ़िए और बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिए गए वर्तमान के 6 अधिकारों में से एक है ना। दिए गए 6 अधिकारों में से एक है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में मिलता है। अनुच्छेद 29 और 30 में मिलता है। अब बताइए क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। चलिए देखते हैं। शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे ही इस संस्था में पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि अगर कोई शैक्षिक संस्था है तो वो किसी स्पेशल वर्ग को शिक्षा देगा, ऐसा कोई भी बात नहीं कहा गया है संविधान में। कोई भी बच्चा, अदर भी बच्चा उसमें जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये बात तो सही नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। सरकारी विद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति, उनकी जो संस्कृति है, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं उनकी संस्कृति और धर्म विश्वास से परिचित कराया जाए, धर्म विश्वास से परिचित कराया जाए, ठीक है। चलिए ये बात सही है, थोड़ी बहुत इसमें सच्चाई है। चलिए आगे देखते हैं। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक भाषा के आधार पे जो है और धार्मिकता के आधार पे जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक के बच्चे जो हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल स्कूल खोला जा रहा है, मान लीजिए उन्हें और किसी स्कूल में जाके पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए स्कूल खोलकर उन्हें वहां पे शिक्षित किया जा सकता है। तो आपका बी और सी दोनों सही है, दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक आपका गलत है, ए आपका गलत है, ठीक है। बी या सी दोनों हो सकता है, आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन क्लियर है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, स्पेशल इसमें अल्पसंख्यक वर्ग की बात की गई है, ठीक है। ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही दोनों अनुच्छेद है। चलिए, इसमें कहा गया है कि अगर कोई किसी बच्चे को शिक्षा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है किसी अन्य सरकारी स्कूल में जाके पढ़ने में, तो वो अपने लिए विद्यालय आरक्षित कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, वहां पे पढ़ सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 117। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
को बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा कौन सा प्रयास किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 51 किसमें है, तो 36 से लेकर 51 तक किस अनुच्छेद में है, ये किस चीज में है, नीति निर्देशक तत्वों में। ये किस में आएगा, नीति निर्देशक तत्वों में आएगा, नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। ठीक है, चलिए ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस भाग में है, भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। इसी में अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117। चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखने का, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ही होता है, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ही होता है देश विदेश दोनों। ठीक है, चलिए तो इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि भारत अपने पड़ोसी राज्य और अपने पड़ोसी देश और अन्य देशों के साथ जो शांति व्यवस्था है वो बनाए रखेगा। ठीक है, तो राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का, ये बात भी क्या है, सही है। तीसरा है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, ये भी आपका क्या है, सही है, ये भी सही है। तो तीनों का तीनों कथन क्या हुआ, तीनों का तीनों कथन सही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में तीनों कथन सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये अनुच्छेद 51 था। अनुच्छेद 50 में क्या है, अनुच्छेद 50 भी नीति निर्देशक तत्व में ही आता है। इसमें क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है, 50 में। ठीक है, इसके साथ ये भी याद रखेंगे। 44 में समान नागरिक संहिता है, जो पहला राज्य आपका कौन है, गोवा है लागू करने वाला। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है, कथन और कारण दिया गया है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए, क्या हो जाएगा। कथन और कारण आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर बताइए क्या होगा। जय मां शारदे, हाँ आज विकास सर अपने फैमिली फंक्शन में है। ठीक है, आज और कल वो नहीं होंगे, तो आज और कल आपको क्लास हम ही कराएंगे, उसके बाद फिर विकास सर आ जाएंगे, फिर विकास सर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा 118 का। चलिए देखते हैं। कथन कह रहा है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं और ये राष्ट्रपति का सैन्य अधिकार है। ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, सैन्य अधिकार के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, तीनों सेना के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक है, और उनके अध्यक्ष की, ठीक है, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करते हैं, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यानी तीनों सेना के जो अध्यक्ष अलग अलग होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। तो ये सारी कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति की, ये सारी सैन्य अधिकार के अंतर्गत दी गई शक्ति है। ठीक है, चलिए दूसरा रीजन है सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। किससे, विधायी से। तो ये कौन सा शक्ति है, सैन्य अधिकार है। ये सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति का, विधायी शक्ति नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति की अगर विधायी शक्ति की बात करें, विधायी शक्ति की बात करें तो इसमें कौन सा शक्ति हो जाएगा, जैसे संसद का सत्र होता है। ठीक है, संसद के सदन का सत्र होता है, संसद का सत्र आहूत करना यानी बुलाना। ठीक है, बुलाना और सत्रावसान करना,
वासान करना, ये अधिकार कौन सा है? ये अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ठीक है, लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, लोकसभा भंग करना ये कौन सा? विधायी अधिकार है। क्या राज्यसभा भंग होती है? नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हुआ? आपका रीजन गलत हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या सही है? कथन सही है। तो अब देखिए आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है? बिल्कुल नहीं, ए और आर दोनों सही है ये तो है ही नहीं। ए सही है, आर गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, आर गलत है। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 119, संसद के सदन की किसी भी सामान्य बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। ठीक है, गणपूर्ति क्या होता है? मान लीजिए संसद का किसी भी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा, सदन कितने होते हैं? सदन दो होते हैं। सदन कितने? दो होते हैं। कौन कौन? एक आपका लोकसभा, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। वहीं अगर अंग पूछेगा, अंग, तो अंग कितने होते हैं? तीन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तीसरा कौन? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सदन दो होते हैं। तो इस दोनों सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कितना माना जाएगा? कहने का मतलब गणपूर्ति या कोरम, यानी कितने सदस्य उपस्थित होंगे तभी वो मान्य होगा। कुल सदस्य संख्या का 1/6, 1/8 या 1/10। तो जहां भी कोरम या गणपूर्ति की बात आए वहां पर आप 1/10 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 1/10 याद रखेंगे। अच्छा, ये तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 नॉर्मली बोल दिया गया, कुल सदस्य संख्या का 1/10 आपको बोल दिया गया। लेकिन अगर सदस्य की संख्या पूछ ले तो सदस्य की संख्या हो जाएगा, संख्या में कितना होगा? संख्या में 55 सदस्य। कितने सदस्य? 55 सदस्य हो जाएंगे। संख्या में कितने सदस्य? 55 सदस्य हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, सी, 119 का सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। 120 कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में ही सामाजिक क्रांति का बात किया गया है, यानी समाज के बारे में बात किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद इस ओर इंगित करता है? 38, 49, 26, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम आपको बता दिए, ये हमारे भाग 4 में है, 36 से 51 में है। ठीक है, और लिया कहां से गया है ये आपको बताना है। नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या होगा? चलिए, अनुच्छेद 38 में कहा गया है, अनुच्छेद 38 में ही सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है। इसमें न्याय, समाज में न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा न्याय होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात इसमें की गई है। ठीक है, कौन कौन? समाज में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात, राजनीतिक न्याय की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 38 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 49 और 26 बचा। तो अब अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में क्या है? धर्म से संबंधित है। और अनुच्छेद 49, 50 हम आपको बता दिए हैं। अनुच्छेद 49 में है, जो भी राष्ट्रीय महत्व का स्थान है या स्मारक है, स्थान है या स्मारक है, या जो भी वस्तुएं हैं उस सभी का क्या करना? संरक्षण करना, उस सभी का संरक्षण करना। ठीक है, ये अनुच्छेद 49 में है। ये किस में है? अनुच्छेद 49 में है। और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हुआ? अनुच्छेद 38 सही आंसर हो गया, 38। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121।
सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में आपका विषय दिया गया है, यानी किस अनुच्छेद में किस चीज की चर्चा की गई है ये दिया गया है। तो मिलाइए और बताइए क्या होगा आंसर, मिलाइए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है, कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 121 का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 124 में क्या है, संघीय न्यायपालिका किसमें है, 3 में है। अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता, 5 से 11 तक क्या है, 5 से 11 तक नागरिकता है, किस भाग में है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 352 में आपात की बात की गई है, कौन से आपात की बात है, राष्ट्रीय आपात की। अनुच्छेद 352 में किस आपात की बात की गई है, राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, ठीक है। आपात कितने तरह का, 3 तरह का, राष्ट्रीय आपात 352 में। उसके बाद राष्ट्रपति शासन ये किस में, आपका अनुच्छेद 356 में। और तीसरा वित्तीय आपात, जो हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, वित्तीय आपात ये किस में हो जाएगा, 360 में। वित्तीय आपात किस में, अनुच्छेद 360 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी 245 किस में है, विधायी शक्ति का वितरण, विधायी शक्ति का वितरण। तो अब बताइए क्या होगा, 124 का 3, यानी ए का हो गया आपका 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2, यानी कि 3 4 1 2 किस में दिख रहा है, तो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। यहां भी सूची 1 है, सूची 2 है, मिलाइए और कूट के माध्यम से आंसर दीजिए। ये तो लगभग हर किसी को पता होगा, ये तो हर किसी को पता होगा। बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। कहां से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। कहां से, आनंद मठ से लिया गया है। और ये आनंद मठ किनका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है, ठीक है। उसी से लिया गया है आपका वंदे मातरम। और सबसे पहले वंदे मातरम को गाया किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए गाए है रविंद्रनाथ टैगोर, बाकी बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गान जनगण मन किनका है, रविंद्रनाथ टैगोर का। किनका, रविंद्रनाथ टैगोर का है, रविंद्रनाथ टैगोर का आपका हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक का सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ जो है ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे राष्ट्रीय नारा क्या है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, बताइए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, बताना है आपको। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, यानी 2 4 1 3 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ ज्योग्राफी के लिए इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों करना होगा, दोनों करना होगा। चलिए आगे चले। अच्छा सत्यमेव जयते आपसे पूछे थे कहां से लिया गया, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। कहां से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। लोकतंत्र की सफलता का मूल्यांकन का सही आधार क्या है, ये बताना है। लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। लोकतंत्र मूर्खों की सरकार, बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र और मूर्खों की सरकार बिल्कुल भी नहीं। समय और धन का अपव्यय, यानी समय और धन दोनों की बर्बादी, अपव्यय मतलब बर्बाद करना होता है, ठीक है।
चलिए, ये भी नहीं हुआ। विविधताओं में सामंजस्य, ये होगा लोकतंत्र का क्या होता है अर्थ, विविधताओं में सामंजस्य बैठाना ही लोकतंत्र का सही अर्थ होता है। ठीक है, और लोकतंत्र जो है भारत जैसे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता के द्वारा सरकार का चुना जाना, जनता जो सरकार को चुनती है, ठीक है, वो लोकतंत्र में ही होता है। और इसका सही मूल्यांकन क्या हो जाएगा, विविधताओं में सामंजस्य बैठाना सही हो जाएगा, यानी 123 का सी। आगे क्वेश्चन नंबर 124, सूची 1 में भाग दिया हुआ है, सूची 2 में दिया हुआ है कि किस भाग में क्या चीज है। तो बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 124 का। आपको 22 भाग याद रखना है। मूल संविधान में भी भाग की संख्या 22 ही थी, कितनी 22 ही थी, और वर्तमान में भी 22 ही है। लेकिन अगर हम एबीसी जो उसमें जोड़ा गया है उसको अगर काउंट करें तो 25 है, कितनी है 25 है, लेकिन ऐसे अभी 22 ही कह सकते हैं। ठीक है, 22 ही है गिनती में। चलिए, संविधान का भाग 9 किसके बारे में बोलता है, पंचायत के बारे में। ठीक है, और 9 के क में नगर पालिका के बारे में बताया गया है, जिसे कि 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायत को किसमें, और भाग 9 को 73वां संवैधानिक संशोधन, और 9 के क को 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, फिर 4 का ए है, 4 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, हम आपको पहले ही बताए मौलिक कर्तव्य 4 के ए में है। और भाग 8 में क्या है, संघ क्षेत्र है। तो मिलाइए क्या क्या हो जाएगा, 9 में क्या पंचायत, 8 में क्या संघ क्षेत्र, 4 के क में क्या मौलिक कर्तव्य, और 9 के क में क्या नगर पालिका। ठीक है, तो देखिए इसका 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 सॉरी, ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। यानी आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 1 4 2, 3 1 4 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 125, भारत के संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 का है, लेकिन जब ये बन गया तो कब का हो गया, 1993 में लागू किया गया था। 1993 में ये लागू किया गया था। क्या है इसमें, पंचायती राज को बल प्रदान करना, ग्रामीण संस्था को बल प्रदान करना, शहरी संस्था को एक से अधिक। अभी जस्ट हम बताए इसे पिछले वाले क्वेश्चन में। बताइए क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं। चलिए, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 का जो है, इसमें क्या क्या बातें हैं, 125 का आंसर क्या होगा, अभी तुरंत बताएं क्या था इसमें, पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है। वहीं अगर शहरी संस्था को बल प्रदान यानी नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिका किसमें हो जाएगा, नगर पालिका आपका 74वां, इससे अगला संवैधानिक संशोधन 74वां संवैधानिक संशोधन, ये भी अधिनियम 1992 का ही है, लेकिन लागू 1993 में हुआ था। ठीक है, किस भाग में जोड़ा गया है, भाग 9 के क में या 9 के ए में कह सकते हैं। ठीक है, और किस अनुसूची में है, अनुसूची आपको बताना है, अनुसूची आपको बताना है। ठीक है, उसी तरह अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत को 73वां संवैधानिक संशोधन में तो जोड़ा ही गया है। कौन से भाग में जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया है। ठीक है, और अनुसूची 11 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हुआ, ए सही आंसर हो गया ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 126, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है। तो 1971 का जो जनसंख्या का किया गया था जनगणना, ठीक है, तो 1971 के जनगणना के आधार पर ही सीटों का आवंटन अभी तक किया गया है, और 2026 तक ये सीटें यथावत रहेगी। कब तक, 2026 तक अभी किया गया है कि 2026 तक सीटें यथावत रहेगी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 127, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। अच्छा, रीट की बात करें तो रीट जारी करने का अधिकार किसका है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण
उत्प्रेरण है, दूसरा परमादेश है, तीसरा उत्प्रेषण है, चौथा आपका प्रतिषेध हो जाएगा, ठीक है, और पांचवा अधिकार परीक्षा हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार का रेट होता है। क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? संपत्ति, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है आपको जो बंदी बनाया गया है तो आप सशरीर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 127 का सी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 128। भारत के संविधान के अनुच्छेद के बारे में दिया गया है और उसमें क्या क्या चीजें हैं वो नीचे दिया गया है। तो कूट के माध्यम से आंसर देना है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता कहा गया है। खोजिए किसमें है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ये किसमें है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। ये किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 15 में हो जाएगा, बाद में आप मिलाइएगा, ठीक है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 14 है, ये अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है और उसकी किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है, 17 में छुआछूत का अंत है। और राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। विधि के समक्ष समानता या समान संरक्षण किसमें है? 14 में है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किसमें है? 17 में है, ठीक है। 15 में है धर्म, जाति, वंश, लिंग, इस सब के आधार पर भेदभाव से रोक किया जाएगा, ये 15 में है। और 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अब मिलाइए क्या हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, ए का क्या होगा आपका? ए का हो जाएगा 2, ठीक है। बी का 1 और सी का आपका 4, डी का बच गया 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मेरा पॉलिटिका क्लास, पॉलिटिका डिस्कशन बस कल के लिए है, ठीक है। सैटरडे और संडे है, फिर आपका विकास सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। विकास सर कंटिन्यू कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 129। उच्चतम और उच्च न्यायालय न्यायाधीश को पदच्युत कैसे किया जाता है, यानी उनको पद से कैसे हटाया जाता है ये बताना है। पद से कैसे हटाया जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 128, यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से कैसे हटाया जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर क्या होगा? 129, चलिए, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदन से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो संसद के दोनों सदन से पारित कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति उसे हटाएंगे। तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर होगा। अच्छा, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना क्या कहलाता है? अगर हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा महाभियोग। उनके पद से हटाना क्या कहलाता है? महाभियोग कहलाता है, इम्पीचमेंट कहलाता है। और महाभियोग किस अनुच्छेद में है ये बताइए। अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? कौन पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम पहले
और राजनीतिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता है, ये सब को पता है, बच्चे को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए और किस नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2002 से लेकर 2007। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 2002 में इनको राष्ट्रपति बनाया गया था और 2007 तक ये अपने कार्यकाल संभाले थे। कौन से क्रम के थे? 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे। 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति? कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और ये पहली द्रौपदी मुर्मू है, ये पहली स्वतंत्र भारत में जन्मी राष्ट्रपति है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति है, जन्मी पहली राष्ट्रपति है। उसके साथ ही दूसरा पॉइंट ये है कि ये पहली जो जनजातीय क्षेत्र की राष्ट्रपति हैं वो भी हैं, यानी आदिवासी राष्ट्रपति। पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू ही है। ठीक है, इनका क्रम क्या है? तो इनका क्रम 15वां है। कौन सा है? 15वां है। और ऐसे अगर देखेंगे तो 16वां आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले राष्ट्रपति, वो 2 कार्यकाल के लिए बने थे। ठीक है, तो कितने नंबर के? 15वें। व्यक्तिगत तौर पे 15वें, लेकिन कार्यकाल के तौर पे देखेंगे तो 16। कार्यकाल के तौर पे देखेंगे तो 16। ठीक है, और 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र कौन है? 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना क्या कहलाता है? ये बताइए। स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 131। चलिए, तो धर्म के रूप में, राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। और भारत कैसा राष्ट्र है? भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, यानी भारत का अपना कोई भी धर्म राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 132। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 132। देखते हैं। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अधिकतर लोकतांत्रिक होते हैं, यानी मैक्सिमम देश जिनके पास संविधान होता है वो लोकतांत्रिक होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिनके पास अपना संविधान है वो लोकतांत्रिक ही होंगे। ठीक है, वो लोकतांत्रिक ही होंगे। तो ये आपका हो गया गलत। दूसरा है संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। ये आपका बिल्कुल सही है। समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण कौन करता है? तो वो आपका संविधान करता है। तो केवल और केवल 2 सही है, यानी आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। केवल और केवल 2 सही है। हाँ, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 133। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत निम्न में कौन सा पहलू अपराध की परिभाषा में आता है? बढ़िया से पढ़िए इसे, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 133। पुरुष यानी जो पति हैं, ठीक है, के साथ रह रही पत्नी को ताने मारना। अगर पति अपने पत्नी को ताने मारता है तो वो भी घरेलू हिंसा के अंदर ही आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, घरेलू हिंसा अधिनियम कब का है? 2005 का है। ये अधिनियम कब का है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अधिनियम है 2005 का। और इस अधिनियम में देखिए क्या क्या है।
अगर पति अपने पत्नी को ताना मारेगा वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही है। दूसरा, महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना, ये तो खैर आएगा ही आएगा, जब ताना मारना आ सकता है तो यौन उत्पीड़न तो आएगा ही आएगा। तीसरा, महिलाओं को धमकी देना और आर्थिक शोषण करना, यानी महिलाओं को धमकी देना, अपनी पत्नी को किसी भी प्रकार का धमकी देना या उसके साथ आर्थिक तौर पे शोषण करना। कहने का मतलब अपनी पत्नी को दहेज के लिए, पैसा के लिए या किसी भी चीज के लिए, ठीक है, धन से संबंधित किसी भी मामले के लिए फोर्स करना, जबरदस्ती करना, क्या होगा, शोषण करना क्या होगा, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। तो तीनों का तीनों कथन सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो गया। ठीक है, अधिनियम याद रखेंगे, 2005 का अधिनियम है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 134, जमानत का आदेश कहां से प्राप्त होता है? क्या अस्पताल से आप जमानत का आदेश लाएंगे? बिल्कुल नहीं, अस्पताल हॉस्पिटल से क्यों लाएंगे जमानत का आदेश। चलिए आगे है पुलिस थाना, उसके बाद है अदालत, उसके बाद है एक से अधिक, फिर कोई भी नहीं। तो जमानत का जो आदेश है वो अदालत से आता है। कहां से आता है? अदालत, यानी कोर्ट से जमानत का आदेश आता है। ठीक है, जमानत का आदेश अदालत से आता है। चलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 135, कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है? दलित, आदिवासी, पिछड़ा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 135, ताने मारना मतलब मानसिक टॉर्चर। बिल्कुल, मानसिक तौर पर अगर आप किसी के साथ उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, तो वहां भी आप पर लग सकता है, वो भी शोषण ही है एक तरह का। कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है? दलित, आदिवासी, पिछड़ा जाति, इस सभी को आरक्षण दिया गया है, सभी को आरक्षण दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान में, हमारे मूल संविधान में किस किस के आरक्षण की बात की गई है? तो हमारे मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में एससी और एसटी के आरक्षण की बात की गई है। मूल संविधान में एससी और एसटी के आरक्षण की बात की गई है। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला है ये बाद में संवैधानिक संशोधन के तहत मिला है। संवैधानिक संशोधन के तहत ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है। ओबीसी जिसे 27% और ईडब्ल्यूएस जिसे 10% आरक्षण मिला है, ये संवैधानिक संशोधन के तहत मिला है। अच्छा, अभी तक कितने संशोधन हो चुके? 106 संशोधन हो चुके हैं। अभी तक कितने संशोधन हो चुके हमारे संविधान में? 106 संशोधन हो चुका है। 106वां संविधान संशोधन क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपका 106 है। कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये आपका कौन सा है? ये आपका 106 है, जिसमें महिलाओं को संसद में और हर राज्य के विधानमंडल में आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो 135 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया, डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? सरकार, निजी कंपनी, मजदूर। न्यूनतम वेतन जो है ये दोनों सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार मिलकर करती है। तो यहाँ पे सिर्फ सरकार है, यहाँ सिर्फ सरकार का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर न्यूनतम वेतन तय करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 136 का ए सही आंसर हो जाएगा, ए। हाँ, 106 संशोधन अभी तक हमारे संविधान में हो चुका है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 137, किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहता है? धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर। ठीक है, हमारे भारत का भी विखंडन धार्मिक और जाति पहचान के अंतर्गत ही हुआ है। भारत और पाकिस्तान क्यों अलग हुए? मुस्लिम को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग देश बनाना चाहता था पाकिस्तान, तो हम कह सकते हैं धार्मिक और जाति को लेकर ही अलग विखंडन हुआ। लेकिन इसका सबसे भयंकर स्वरूप किस में देखने को मिला है? यूगोस्लाविया में। कहां पर? यूगोस्लाविया में देखने को मिला है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत से तो सिर्फ एक पाकिस्तान अलग हुआ, सिर्फ एक पाकिस्तान अलग हुआ है, लेकिन यूगोस्लाविया जो है ये 6 प्रांत में हो गया। इसका इतना विखंडन हुआ है, इतना विखंडन हुआ धार्मिक और जाति को लेकर कि इससे 6 प्रांत टूट के अलग हो चुके हैं। कितने? 6 प्रांत अलग हो चुके हैं। होने का तो भारत भी आंसर होगा, भारत भी आंसर होगा, क्योंकि भारत का भी विखंडन इसी आधार पे हुआ है। लेकिन सबसे व्यापक रूप
यूगोस्लाविया में देखने को मिला है, ठीक है। 6 प्रांत में बढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। किस आयु के बच्चों का काम पर रखना निषेध है? 5 से 14, 5 से 15, 5 से 16, 1 से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। किस आयु वर्ग के बच्चों का काम पे रखा जाना निषेध है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138। चलिए, तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, इन्हें काम पे रखा जाना निषेध किया गया है। और ऐसा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। किसमें है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप काम पे नहीं रख सकते हैं। खास करके जो मतलब कारखाने होते हैं, ठीक है, जो खतरनाक काम होते हैं उसमें आप नहीं रख सकते हैं। खास करके कहां पर? खतरनाक कामों में उसे नहीं रख सकते हैं। खतरनाक कामों में नहीं उसे रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अच्छा, इसके लिए अधिनियम भी बना है। इसके लिए अधिनियम भी बना है। तो ये अधिनियम कब का है? 1986 का। बाल और किशोर श्रम निषेध अधिनियम। बाल और किशोर श्रम निषेध अधिनियम लिख लेंगे। बाल और किशोर श्रम, यानी श्रम मतलब मजदूरी कराना, श्रम निषेध यानी इसका निषेध करता है। निषेध अधिनियम कब का है? 1986 का है। कब का? 1986 का ये अधिनियम है, ठीक है, जिसमें ये बातें कही गई है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए सबका सही आंसर है, 5 से 14। 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 से 14 वर्ष के बच्चों का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 139। श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है, ये बताना है। सही कथन क्या है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139। 2016 में बाल और किशोर श्रम वाला जो है आपका वो संशोधन भी किया गया है, अधिनियम 2016 में। हाँ, 23-24 शोषण के विरुद्ध संरक्षण के लिए अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं क्या है। आंसर आ रहा है बिल्कुल सी। देखते हैं सी में क्या है। ए में है अल्पसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। बी में है संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों का ध्यान। बिल्कुल नहीं। सरकार की नीति द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यक को प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास। यानी सरकार की नीतियां ऐसी थी कि श्रीलंका में जो सिंहली भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग थे, ठीक है, बहुसंख्यक थे, और वहां पे तमिल जो है, तमिल भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक हैं। दोनों में हमेशा संघर्ष होते रहता है, ठीक है। तो जो सिंहली भाषा बोलने वाले थे वो अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा 139 का? सी सही आंसर हो जाएगा, सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 140। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित की गई है? अभी तुरंत आप पढ़े, कहां की? श्रीलंका की भाषा है, ठीक है, और वहां पे सिंहली बहुसंख्यक है और तमिल वाले अल्पसंख्यक है। दोनों के बीच हमेशा संघर्ष चलते रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 141। पंचायती राज की प्रणाली में कौन शामिल है? गांव, जिला, राज्य स्तर। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो अभी मैक्सिमम राज्य में कौन सा पंचायती अधिनियम है? त्रिस्तरीय है। कौन सा है? त्रिस्तरीय है। ये त्रिस्तरीय ढांचा देने वाले कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचा को दिया था, त्रिस्तरीय, जिसमें आपका कौन कौन होगा ये बताना है। वही चीजें यहां क्वेश्चन में भी है। क्वेश्चन 141। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति कब का है? 1957 का है। कब का? 1957 का है, ठीक है, लिख लीजिए, 1957 का है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि द्विस्तरीय की बात किसने की? अशोक मेहता समिति। कौन? अशोक मेहता समिति। और ये अशोक मेहता समिति कब की है? 1977। अशोक मेहता समिति कब की? 1977 की है, जो द्विस्तरीय की बात करता है, ठीक है। अच्छा, बलवंत राय मेहता में जो त्रिस्तरीय है, इसमें क्या क्या हो जाएगा? ग्रामीण स्तर पे गांव हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका ब्लॉक हो जाएगा और फिर आपका जिला स्तर हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
सी सही आंसर हो जाएगा। गांव हो गया, ब्लॉक हो गया, फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका जिला स्तर हो गया, जिला परिषद। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 142। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, तो मूलतः राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 थे। कितने थे? 66 थे। अच्छा, तो जो 66 थे अब 61 हो गए हैं, ये सॉरी 66 थे अब 61 हो गए हैं, तो ये 5 कहाँ गए? ये 5 कहाँ गए? ये चले गए समवर्ती में। कहाँ चले गए? समवर्ती सूची में चले गए। समवर्ती सूची में चले गए। समवर्ती सूची में विषय की संख्या पहले कितनी थी? समवर्ती सूची में विषय की संख्या पहले कितनी थी, बताइए। चलिए, पहले 47 थी, पहले 47 थी, अब कितनी हो चुकी है? 52 हो चुकी है, क्योंकि ये 5 यहाँ पे जुड़ गया। कौन कौन है? शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, और उसके साथ मापतौल है, मापतौल है। तो ये 5 आपका हो जाएगा, 5 वही है, ठीक है। चलिए, ये 5 अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कौन कौन? शिक्षा, शिक्षा, वन, वन, वन्य जीव, वन्य जीव, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, और परिवार नियोजन, ठीक है, इसी में है। और उसके बाद मापतौल या बाट, मापतौल आपका इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आपके हो गए, 5। चलिए, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। संघ सूची बचा, उसका भी आप लिख ही लें। संघ सूची में पहले जो है विषय की संख्या 100 थी, अब कितनी है? 97, ठीक है। कौन सा बचा आपका? संघ सूची बचा। पहले कितना था? 97 था पहले, ठीक है, मूल संविधान में 97 था, और वर्तमान में कितना हो गया है? 100 हो गया है। चलिए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 143। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताइए। यहूदी, ईसाई, इस्लाम, और एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। 143 का क्या होगा? तो ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में निवास करते हैं, तो 143 का बी सही आंसर हो जाएगा, बी। आगे क्वेश्चन नंबर 144। राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे हैं, ये बताना। 92 में, 95 में, 98 में। राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144। चलिए, तो ये जो है 1998 की बात है। 1998 में दोनों के बीच 30 वर्ष से लंबा संघर्ष चल रहा था, 30 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, और उसे समाप्त करके 1998 में एक समझौता किया गया, जिसे हम लोग गुड फ्राइडे समझौता के नाम से भी जानते हैं। गुड फ्राइडे समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये समझौता गुड फ्राइडे समझौता भी कहलाता है। आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, 1998। 1998 सही आंसर हो गया। 144 का सी बिल्कुल सही है, जो भी आंसर कर रहे हैं सी। आगे क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145। नारीवाद वह पुरुष अथवा स्त्री है जो डैश में विश्वास रखते हैं। ये तो आप पढ़ के भी बता देंगे। नारीवादी कौन होते हैं? नारीवादी कौन होते हैं? जो नारी के बारे में बात करेगा, जो उसकी समानता के बारे में बात करेगा, वही होगा। तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री और पुरुष के अलग अलग अधिकार, बिल्कुल नहीं, वो नारीवाद हो ही नहीं सकता है। पुरुष और स्त्री का समान अधिकार, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 145 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा, और विभाजन तो हो ही नहीं सकता है, बी। बिल्कुल सबका आंसर आ रहा है। रमन, अमित, अभिषेक, नीतू, बिल्कुल सही है। 145 का बी सही आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 146। किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? तो वो अपना देश भारत ही है, जहां पे महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि अब भागीदारी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा अभी भी बहुत कम है। जहां पे स्वीडन, नॉर्वे जैसे देश, यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है, वहीं भारत इस मामले में बहुत पीछे है अभी भी, ठीक है। बढ़ रही है, बहुत तेजी से भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी पीछे है।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 147। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 52, 42 या 65%? अच्छा, भारत की टोटल साक्षरता कितनी प्रतिशत है? 73%। टोटल साक्षरता अगर बात करेंगे तो 73% है। पुरुष साक्षरता लगभग 81% यानी 80.9% पुरुष साक्षरता है, ठीक है। और महिला साक्षरता आपका 64.6% हो जाएगा। तो 64.6% जो महिलाओं का प्रतिशत है ये लगभग कितना 65% ही होता है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। बाकी आप भारत का लिख सकते हैं, भारत का लिख सकते हैं 73%, ठीक है। भारत 73%, भारत में साक्षरता 73, पुरुष 81%, पुरुष साक्षरता 81%, महिलाओं का 65%। अच्छा, अब बताइए अपने बिहार में साक्षरता कितना है? अपने बिहार में साक्षरता कितना है जो भारत में सबसे कम है? भारत में सबसे कम है। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है? तो केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ? केरल की साक्षरता सबसे ज्यादा है। 94% साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार आपका हो जाएगा, ठीक है। बिहार की साक्षरता कितनी है ये आपको बताना है। बिहार की साक्षरता कितनी है ये बताना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 148। लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 148। चलिए, सरकार फैसले लेने से डरती है, बिल्कुल गलत है। इसमें डरेगी क्यों? सरकार निर्णय लेने में हिचकिचाती है, बेवकूफी वाला बात। क्यों हिचकिचाएगी? लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित होता है। इसी में विचार विमर्श करने में क्या सही है क्या गलत है ये सारी चीजों को देखने के बाद कोई निर्णय लिया जाता है, कोई फैसला लिया जाता है। इसीलिए इसमें देरी होता है ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो, ठीक है। भले ही देरी से हो लेकिन न्याय हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोगों को किस बात का ज्ञान नहीं होता है? ग्रामीण और कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उसे किस बात का ज्ञान नहीं होता है? संविधान के स्वरूप का, सरकार के स्वरूप का, राजनीति के स्वरूप का। आप देखते होंगे सरकार के स्वरूप का ज्ञान उन्हें होता है जो नहीं भी पढ़े लिखे रहते हैं। जब इलेक्शन आता है तो फिर वो उस मैटर पे बात करेंगे ही, राजनीति की बात करेंगे ही, सरकार की बात करेंगे ही। लेकिन संविधान के स्वरूप का उन्हें ज्ञान नहीं होता। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं उस चीजों को तब तक ज्ञान उन्हें नहीं होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है खुद से सोच के भी बनाने वाला है, खुद से सोच के भी बनाने वाला है, ठीक है। संविधान के स्वरूप का उन्हें ज्ञान नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 जो पॉलिटी सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। 150। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो वर्तमान में एक पार्टी है को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? मध्य मार्गी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, एक से अधिक। इसे मध्य मार्गी में रखा जाता है। मध्य मार्गी में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, 1885 में। और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी था कांग्रेस का, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। इसके साथ ही आपके पॉलिटी का डिस्कशन समाप्त होता है।